Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. ट्रांसलेटरी मोशन. व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन? जो भी मोशन एक लाइन में मूव कर रहा हो, उसके डायरेक्शन चेंज ना हो रही हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तो उसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन. क्या डेफिनेशन है? द मोशन ऑफ अ बॉडी सेड टू बी ट्रांसलेटरी इफ द एक्सिस ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द बॉडी रिमेन्स ऑलवेज पैरेलल टू द कोरिस्पोंडिंग एक्सिस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसमें ये होता है कि आपके जो एक ही जैसे सिंपल सेम रहेगा, इधर भी मोशन एक ही पॉइंट पे मूव कर रहा होगा. ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली द सेम लाइन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन. सेम लाइन और डायरेक्शन. जैसे बॉलिंग की एग्जांपल ले लें, आप बॉल फेंकते हैं, ठीक है, वो एक ही लाइन में मूव करती है और फिर यहाँ पे आके हिट करती है बॉटल्स को. ठीक है, बाउलिंग की एग्जांपल है. कोई भी कार मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है, एक सीधे रोड पे मूव कर रही है वो. ठीक है, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन. इसके बाद क्या है? रोटेटरी मोशन. रोटेटरी मोशन क्या होता है? द बॉडी मूविंग अराउंड द सेंटर. एक सेंटर में कोई चीज है, उसके अराउंड बॉडी मूव करे. मोशन ऑफ अ बॉडी सेड टू बी रोटेटरी इफ एवरी constituent particle of the body moves in a circle such that the centers of all these circles lie on the same straight line called axis of rotation. अच्छा, इनके भी जो पॉइंट्स होते हैं वो सेम होते हैं और उसी के गिर्द घूम रही होती है जो बॉडी होती है, उसको कहते हैं रोटेटरी मोशन. ये सेंटर है, ये इसके पॉइंट्स हैं. ठीक है, जो बॉडी घूम रही होगी वो इसी पॉइंट्स के अराउंड घूम रही होगी. ठीक है, मतलब डायरेक्शन ये चेंज कर रही है लेकिन एक ही पॉइंट्स हैं, उन्हीं पे मूव कर रही है. तो क्या है? द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन. एक्सिस क्या है? ये रोटेटरी एक्सिस क्या होता है? जो मोशन इज अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स. ये एक्सिस उसको कहते हैं जिस पे बॉडी रोटेट कर रही होती है. एग्जाम्पल क्या है? एक व्हील की एग्जाम्पल है. द मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, और स्टेयरिंग व्हील. ठीक है, और अर्थ अर्थ भी है, ऑर्बिटल मोशन में आ जाता है वो. ये उसकी सब टाइप्स हैं रोटेटरी मोशन की. ऑर्बिटल मोशन, स्पिन मोशन. ऑर्बिटल मोशन क्या होता है? सच रोटेटरी मोशन इन विच द एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट पास थ्रू द बॉडी इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन. कभी भी जो उसके रोटेटरी एक्सिस हैं वो कभी भी बॉडी के पास थ्रू नहीं करती. ठीक है, वो कहलाते हैं ऑर्बिटरी मोशन. पास थ्रू मतलब एक ही जगह पे रहती है, कि चेंज नहीं हो रही. ठीक है, उसको कहते हैं ऑर्बिटल मोशन. जैसे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. दोनों देखें, इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा होता है अपनी जगह पर, आगे नहीं आता, चेंज नहीं कर रहा होता पोजीशन. ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, यहीं पे घूमता रहेगा इलेक्ट्रॉन, आगे नहीं आता. सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, चेंज नहीं होता. इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसी पे घूमता रहे. इसी तरह सन है, ये सन है अगर, और यहाँ पे अर्थ है ये, तो अर्थ भी अपने एक्सेस पे ही घूमता है ना, आगे आता है ना पीछे. तो अगर चेंज नहीं हो रही पोजीशन तो ऑर्बिटल मोशन. सच रोटेटरी मोशन विद एक्सिस रोटेशन डज नॉट पास थ्रू द बॉडी इट्स कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन. अच्छा, इसी का ऑपोजिट होता है और स्पिन मोशन. स्पिन मोशन क्या है? सच रोटेटरी मोशन इन विच द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू द बॉडी इज कॉल्ड स्पिन मोशन. अब इसमें क्या है? बॉडी चेंज कर रहा है. इसकी एग्जांपल ये है कि आप बेब्लेड ले लो, सही है, ये लट्टू समझ लो, वो चेंज कर रहा होता है अपनी. अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है वो घूमना, कभी यहाँ पे आ जाएगा, कभी वहां चला जाएगा. ठीक है, यूं यूं अपनी मर्जी से घूम रहा होता है, उसको जहाँ समझ में आ रहा है वहां जा रहा है. तो स्पिन मोशन उसको कहते हैं. बेब्लेड भी इसी तरह होता है. ओके, ये हो गया स्पिन मोशन. ये चार मोशन थे, सिंपल पता होने चाहिए आपको. टॉक. टॉक क्या होता है? टॉक इज अ फोर्स. ठीक है, क्या लिखा है? टॉक इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स. एक फोर्स होती है जो, जिसके अंदर मोमेंट आर्म होता है और फोर्स
जब लगाई जाती है तो वो एक ही पॉइंट के अराउंड घूमती है, उसको कहते हैं टॉर्क जनरेट हो रहा है। सही है, मैं आपको समझाता हूँ उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल बताता हूँ किस तरह होता है ये टॉर्क। एक पॉइंट है अगर ये, ठीक है, इसके यहाँ पे एक रॉड लगी हुई है, ठीक है, रॉड के अराउंड एक कोई चीज लगी हुई है यहाँ पे। सही है, तो अब क्या होगा, ये जो होगा इसका मोमेंट आर्म होगा, आर जिसको कहते हैं, डी भी कहते हैं मोमेंट आर्म, ठीक है, आर कह रहे हैं। और यहाँ पे फोर्स लग रही होगी, ये घूम रहा होगा ये, ठीक है, फोर्स, जो टॉर्क होगा वो यहाँ पे होगा। अब ये जो है ये यूं घूमता रहेगा, यहाँ पे ये इस तरह, ये ये इधर पाइवोट है, सही है, ये घूम सकता है, ये जो रॉड है इसके अराउंड, तो ये यूं घूमता रहेगा, ठीक है, इस तरह होता है। तो ये टॉर्क की एग्जांपल थी। टर्निंग इफेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, क्या होता है, फोर्स स्केलर होता है वेक्टर होता है? टॉर्क वेक्टर होता है। वेक्टर होता है। इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड फोर्स आर्म लिखा हुआ है, ये मोमेंट आर्म कर लें आप लोग, फोर्स आर लिखा हुआ है। इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट, किसका होता है क्रॉस प्रोडक्ट, फोर्स और मोमेंट आर्म का। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि क्या आएगा, अगर मैं क्रॉस हटाऊं तो आर एफ साइन थीटा आएगा, ठीक है। इट इज डायरेक्टेड अलोंग द फोर्स टू द प्लेन कंटेनिंग फोर्स एंड फोर्स आर्म, ऐसा यूनिट इज न्यूटन मीटर, ठीक है। ये सारी चीजें बताए। अच्छा, डायरेक्शन किस तरह पता करते हैं, राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल कहाँ पे अब रखते हैं, डायरेक्शन, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डायरेक्शन, पता करनी है कि टॉर्क कहाँ पे लग रहा है, एक पूरी बॉडी है तो उसको फाइंड करने का क्या तरीका है, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल कैसे होता है, ये अगर एक रॉड है, यहाँ पे ये डिस्क है, ठीक है, यहाँ पे ये फोर्स यूं लग रही है क्योंकि ये डिस्क घूम रही है, ठीक है, और ये जो रॉड से लेके ये डिस्टेंस है ये आर है। अब राइट हैंड रूल ये कहता है कि आपको जो कर्ल ऑफ द फिंगर्स हैं वो आपको मोमेंट आर्म के पास रखनी है, ठीक है। कर्ल ऑफ द फिंगर्स जो हैं वो मोमेंट आर्म की डायरेक्शन में लेती है। अब यहाँ पे आप यूं हाथ रखें, मतलब यूं पकड़ेंगे, ये उंगली है इसकी आपकी, ठीक है, ठीक है, ये हाथ की जो चार उंगली है वो यूं है, तो थंब जो होगा वो डायरेक्शन देगा टॉप की। अगर आपने उस तरह रख लिया हाथ जहाँ पे मोमेंट आर्म है और फोर्स है, तो थंब जो होगा वो आपकी डायरेक्शन बताएगा टूवर्ड्स द टॉप। तो यहाँ पे थंब है, ये चार उंगली है, ठीक है, ये थंब है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉप, ठीक है, ये टॉप डायरेक्शन है। तो इस तरह राइट हैंड रूल होता है। The direction of the torque is determined by right hand rule. The rotation produced by a torque is either clockwise or anti-clockwise. Clockwise होती है, anti-clockwise होती है. Anti-clockwise are taken as positive while clockwise are negative. Clockwise को negative लेते हैं और anti-clockwise को positive. ये आप right hand rule से देख सकते हैं कि anti-clockwise है या clockwise है। अच्छा, किस पे डिपेंड कर रही थी टॉर्क, तीन चीजों पे, फोर्स F, कितनी फोर्स लग रही है उतना टॉर्क जनरेट होगा, मोमेंट आर्म कितना है बिटवीन द टॉर्क एंड द फोर्स, तो मोमेंट आर्म आर, एंड द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द मोमेंट आर्म टी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क आर क्रॉस एफ, तो जब क्रॉस हटाएं आर एफ साइन साइन थीटा, तो साइन के साथ थीटा आ रहा है तो थीटा पे भी डिपेंड है, तीन चीजों पे डिपेंड है।
आर एफ एंड थीटा। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आ सकते हैं कि किन किन चीजों पे टॉप डिपेंड करता है। नीचे 4 चीजें लिखी होंगी, मतलब एक ऑप्शन दिया होगा एफ के फोर्स, मोमेंट आर्म, एंगल, और नीचे लिखा होगा ऑल ऑफ दीज। तो और क्वेश्चन होगा कि ऑन विच फैक्टर्स डज द टॉप डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि तीनों पे डिपेंड करता है। इस तरह एमसीक्यूज भी आता है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, मोमेंट का क्या प्रिंसिपल होता है कि इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर इक्विलिब्रियम पे बॉडी है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट और मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, तो उसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसका मतलब दोनों तरफ जो फोर्सेज हैं अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और द क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो वो दोनों इक्वल है, जिसकी वजह से बॉडी रेस्ट पर है। तो ये एक प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है। ठीक है, कपल, कपल में क्या होता है कि इफ दो तरफ से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रही होती है, ठीक है, व्हेन टू इक्वल एंटी पैरेलल एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एंड प्रोड्यूस रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन, दे आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। दो तरफ से फोर्स लग रही है इस तरह, ये आप एक बहुत इजी एग्जांपल इसकी वो स्टीयरिंग होता है, गाड़ी का स्टीयरिंग। ठीक है, आपको दो ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, एक यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, एक ये डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान, सो कहते हैं एस, एस इज द डिस्टेंस। ठीक है, तो ये कपल जनरेट करता है, एंटी पैरेलल फोर्सेज लग रही है, एक ऊपर की तरफ लग रही है, दूसरी नीचे की तरफ लग रही है। ऊपर कभी आप दो हाथों से स्टीयरिंग को पकड़ते हो, कभी आपको लेफ्ट मुड़ने दो, राइट राइट वाला हाथ ऊपर करते हो ताकि लेफ्ट मुड़ जाए गाड़ी, और जब राइट मुड़ना है तो लेफ्ट वाला हाथ ऊपर करते हो ताकि राइट। तो ये एंटी पैरेलल दोनों तरफ से फोर्सेज लग रही है, तो उसको कहते हैं टॉप। व्हेन इन टू एंटी पैरेलल इन नॉन कोलिनियर फोर्सेज, और देखें, और इससे रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, और ट्रांसलेशन कोई प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, स्टीयरिंग व्हील में नो ट्रांसलेशन फोर्सेस अकरिंग, मतलब सिर्फ रोटेशन हो रही है ना, कभी इस तरफ आप राइट की तरफ टर्न कर रहे हैं, कभी लेफ्ट की तरफ, लेकिन आगे पीछे नहीं होता वो, तो ट्रांसलेशन नहीं होती। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कपल। मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, वही एफ एस। क्या होता है फॉर्मूला, एफ एस, फोर्स, जो फोर्स लग रही है, और डिस्टेंस बिटवीन द कपल, जो एस मैंने बीच में बनाई है। This is this S and this F. This is the moment of couple. Center, सेंटर ऑफ मास, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, द पॉइंट एट विच द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड देयर। जहाँ पे सेंटर ऑफ मास, उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे टोटल मास कंसंट्रेट हुआ होता है, मतलब पूरा जो मास होता है ना, उस पॉइंट पर, उस पॉइंट पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। मतलब एक जैसे एग्जांपल, एग्जांपल बताएं। जो मीन पोजीशन आप समझे, जैसे एक हम लोग सी सॉ ही देख लें, सी सॉ के एक एग्जांपल है, तो उसका जो बीच वाला पॉइंट है जिससे ऊपर नीचे मूवमेंट हो रही है, अ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द मीन पोजीशन ऑफ द मैटर इन अ बॉडी और अ सिस्टम, मतलब किसी भी चीज में, सो कहते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है निकालने का, हर चीज का एक सेंटर ऑफ मास होता है। मतलब अगर हम लोग सर्कल वगैरह लें, शेप्स का भी सेंटर ऑफ मास होता है, इस तरह होता है। जैसे सर्कल का क्या होगा सेंटर, आपने इसको हाफ किया, क्वार्टर किया, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, दिस पॉइंट, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। इसी तरह हर चीज का, ट्राइंगल का भी निकाल सकते हैं, ये शायद आप लोग मैथ्स में हम लोग निकालते हैं सेंटर, सेंटर पॉइंट जो निकालते हैं ना, वही सेंटर ऑफ मास का भी वही होता है। सर ये इसका हो, फॉर्मूला भी तो है, जी वही यहाँ पे फॉर्मूला, लिखा है। m1 x1, अगर दो मासेस हैं, प्लस m2 x2
अपॉन m1 m2, m1 प्लस m2। ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है xcm, cm, ठीक है। ऑल द अप्लाइड फोर्सेस आर एक्टिंग एट दैट पॉइंट, सारी अप्लाइड फोर्सेस, हाँ जो मीन पोजीशन है, क्योंकि मीन पॉइंट है, सारी अप्लाइड फोर्सेस उस पॉइंट पे एक्ट कर रही होती है। सेंटर ऑफ मास इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द बॉडी, ज्योमेट्रिक सेंटर भी होता है जैसे हमने देखा, इट मे बी इन द एयर। अच्छा, कुछ कुछ बॉडीज का सेंटर ऑफ पॉइंट जो होता है, सेंटर ऑफ मास जो होता है, वो बॉडी से हटकर भी होता है, ठीक है। अगर इस तरह की शेप हो, मैं आपको बोलूं, ये आप आगे जाके पढ़ोगे, अभी इसमें तो इंटर तक तो उतना नहीं पढ़ते। अगर इस तरह की शेप है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, वो यहाँ पर होगा, ठीक है। इसको निकालने का पूरा एक तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, और एक बड़ी सी डेरिवेशन है, तो फिर उससे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। इंजीनियरिंग में आप ये पढ़ते हो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बस अ पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जहाँ पे सारा वेट कंसंट्रेटेड हो, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज इनसाइड द बॉडी, बट सेंटर ऑफ मास में लाई आउटसाइड द बॉडी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो इनसाइड द बॉडी लाई करता है हमेशा, और सेंटर ऑफ मास जो होता है वो आउटसाइड द बॉडी भी लाई कर सकता है, जैसे मैंने आपको दिखाया शेप, उस शेप के लिए। अच्छा, बस इतना ही काफी। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है सबसे पहले? इक्विलिब्रियम, A body is said to be in equilibrium if the body is at rest or uniform motion. और मूविंग विद Uniform velocity of उसकी जो speed or इंटरनल zero एनर्जी acceleration. होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, वो चेंज नहीं होती, इस वजह से वो रेस्ट में होते हैं। स्टेट ऑफ मोशन नॉर इट्स इंटरनल एनर्जी स्टेट टेंड टू चेंज विद टाइम, ना उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, ना मोशन चेंज हो रहा है विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो रेस्ट में भी होता है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से भी अगर मूव कर रहा है तो उसको भी इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी टाइप्स होती हैं, स्टेट्स होती हैं, 3 स्टेट्स होती है, 2 टाइप्स होती हैं और 2 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ना, इस डायग्राम में, अच्छा लिखा हुआ है टाइप्स, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का क्या मतलब है, डायनामिक का क्या मतलब होता है? स्टैटिक का ये मतलब होता है कि स्टैटिक इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, और डायनामिक मूविंग, मूविंग विद अ कांस्टेंट Uniform वेलोसिटी, velocity. ठीक है। तो ये स्टैटिक और डायनामिक का फर्क होता है। और जब स्टैटिक इक्विलिब्रियम लिख देते हैं, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का ये मतलब होता है कि बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। बॉडी जो रेस्ट वाला इक्विलिब्रियम, 2 तरह के इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है, एक रेस्ट और एक मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जब बॉडी रेस्ट में होगी तो उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। क्या मतलब होता है रेस्ट में? कि नेट फोर्सेस जो है सारी, सम ऑफ द नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर जीरो, ठीक है, इसको कहते हैं रेस्ट। और टॉर्क भी उस पे जो एक्ट कर रहे हैं वो भी जीरो, सम ऑफ फोर्सेस भी और टॉर्क भी, ठीक है। इसको कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब अगर मूव हो रही है बॉडी, और डायनामिक के मतलब ये है कि मूविंग, और उसकी जो वेलोसिटी है वो सेम है, मींस नॉट चेंजिंग, तो उसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डिफरेंस क्या होता है दोनों में? स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम, बस यही है कि वो रेस्ट में है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जीरो भी होता है उसका, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। बुक ऑन द टेबल, ये सारी एग्जांपल है, सीलिंग फैन ऑफ, ये एग्जांपल है। और
ladder leaning against the wall. और उसके जब जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है तो उसमें जो नेट फोर्सेस और टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम होती है वो जीरो होती है, ठीक है। और इसमें भी नेट एक्सटर्नल फोर्स एंड टॉर्क ऑन बॉडी मूविंग इन कांस्टेंट वेलोसिटी, इसकी भी जो फोर्सेस और जो टॉर्क होती है बेशक ये मूव कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, लेकिन इसकी भी इक्विलिब्रियम जो होती है जीरो होती है, सम ऑफ द फोर्सेस एंड टॉर्क, और वेलोसिटी मेंटेन हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, कंडीशंस हमने देखे कि सम ऑफ द फोर्सेस, सम ऑफ द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, ये दो तरह की कंडीशंस होती है। सम ऑफ द फोर्सेस जीरो होती हैं और सम ऑफ द टॉर्क्स ये भी जीरो होती हैं। ये दो तरह की कंडीशंस होती हैं। ये कंडीशन देख लीजिए किस तरह अचीव होती है। अगर सम ऑफ द फोर्सेस मतलब जितनी भी फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं, F1 F2 एक बॉडी के ऊपर, वो सारी उन सब का सम जो होगा वो जीरो होगा। इसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं बहुत सारे कि एक फोर्स अगर 20 आ रही है तो दूसरी -20 आ रही है, दोनों आपस में जीरो बन रही है अगर सॉल्व होके, तो इसको भी इक्विलिब्रियम ही कहते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस हो गई दोनों, ये फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन। और इसी तरह आप स्टेट्स, स्टेबल इक्विलिब्रियम, चलिए यहाँ पे क्या, if the body is at, यहाँ पे लिखा हुआ है पढ़ लें, if a body is at rest or moves with a velocity, uniform velocity, it is said to be in state of equilibrium. Static equilibrium deals with the bodies at rest. Dynamic equilibrium deals with the bodies in uniform motion, uniform velocity, कुछ भी हो. State of equilibrium, अब states of equilibrium है तीनों. There are three states of equilibrium. Stable equilibrium. In state of equilibrium, the center of gravity of a body lies below the point of suspension. जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी का है वो क्या कर रहा है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से बिलो लाई कर रहा होता है। अनस्टेबल में क्या होता है, अबव द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लाई कर रहा होता है, और न्यूट्रल में लाइज एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये डिफरेंस है, स्टेबल में बिलो, अनस्टेबल में अबव, ये आप लोग याद कर लें, और न्यूट्रल में ऑन द पॉइंट, लाइज एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है। अच्छा, और अब क्या है कंडीशंस, there are two conditions of equilibrium, translational equilibrium when the body is translatory motion and some of all the forces acting on a body is zero. ट्रांसलेटरी मोशन हो, ट्रांसलेटरी मोशन आपने पढ़ लिया, एक सीधी स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव करती है, तो सम ऑफ द ऑल फोर्सेस, उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब का सम अगर हम निकालें तो जैसे सम ऑफ एक्स एक्सेस, सम ऑफ वाई एक्सेस, तो सबका सम जो आएगा वो जीरो आएगा। और ये फोर्सेस के लिए हो जाता है। जब रोटेशनल मोशन, रोटेशनल इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं जब टॉर्क्स, क्योंकि रोटेशनल में टॉर्क्स लग रहे होते हैं, व्हेन अ बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन एंड सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, इज कॉल्ड, इसका ये कंडीशन होती है सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज इक्वल टू जीरो, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है। अच्छा, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं कि सम ऑफ द टॉर्क जब जीरो हो तो उस इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और जब सम ऑफ फोर्सेस की बात आती है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, दो तरह की दो चीजें होती हैं एंगुलर मोमेंटम में, ठीक है। अ बॉडी हैविंग ट्रांसलेटरी मोशन possess linear velocity and linear momentum. Linear velocity और linear momentum क्या होता है, linear का क्या मतलब होता है, straight, linear, change नहीं कर रही velocity, velocity मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, ठीक है। In the same way, a body having rotatory motion possess angular velocity and angular momentum. अब ट्रांसलेटरी मोशन जो होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी और मोमेंटम क्या होगा, वो होगा लीनियर क्योंकि ट्रांसलेटरी है, ठीक है। और रोटेटरी मोशन की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर होगी, ओमेगा जो हमने पहले पढ़ा था, और एंगुलर मोमेंटम भी एंगुलर होगा, दोनों चीजें एंगुलर होंगी, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है।
अब एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन, एंगुलर मोमेंटम फॉर बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रेडियस वेक्टर r and the linear momentum p. Radius vector r p is equal to mv फॉर्मूला होता है। एक पॉइंट हो, ये r थीटा, यहाँ थीटा बना दिया, वहां बना दिया, ये पूरा। अच्छा, यहाँ से जो p is equal to mv, मोमेंटम वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर मतलब एंगल साथ बन रहा है। आप लोग जो अच्छा उसमें देख सकते हैं, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम जो होता है एक बॉडी के एक्सिस से, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर r एंड द लीनियर मोमेंटम p। ठीक है, hence the angular momentum can be defined as the vector of the radius vector r and the linear momentum p। अब rp होता है p is equal to mv होता है, और rp एंगुलर मोमेंटम का होता है, तो फिर क्या बन जाएगा, l एंगुलर मोमेंटम l r मल्टीप्लाई बाय p क्रॉस, तो r मल्टीप्लाई p का क्या होता है mv, p मोमेंटम होता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है एम वी आर साइन थीटा, क्रॉस है क्योंकि। ठीक है, एक सर्कल, सर्कल में इस तरह देखें, एक सर्कल हो, यहाँ पे ये एल है एंगुलर मोमेंटम, ये आर है आर, पी ये है, आर इज द पोजीशन वेक्टर एंड पी इज द लीनियर मोमेंटम वेक्टर। ठीक है, आर पोजीशन वेक्टर है, पी लीनियर मोमेंटम, इस तरह होता है। अब इसको फाइंड करने का क्या तरीका होता है, अगर आपको फॉर्मूला वो आ जाए, न्यूमेरिकल तरह का न्यूमेरिकल आ सकता है कि एंगुलर मोमेंटम बताएं, तो क्या सिंपल, जब क्रॉस आता है तो क्या लगता है, आई जे के और मैट्रिक्स बनाते हैं, आई जे के एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड, जो वैल्यूज दी होंगी वो हम डालेंगे, पी वाई क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आएगा तो डोर भी एग्जाम्पल है टॉक की, जी बिल्कुल डोर एग्जाम्पल है। देखो पाइवट से मूव कर रही ना, जिसमें आप देखो कि एक पाइवट हो और उसके अराउंड आप फोर्स लगा रहे हो। अब डोर की एग्जाम्पल ये है कि जहाँ पे वो मूव कर रहा होता है, जहाँ पे अटैच होता है डोर, वहां पे टॉर्क जनरेट होता है, और वहां से लेके जो आपका डोर हैंडल होता है वो मोमेंट आर्म होता है उससे लेके वहां तक, और उस हैंडल पे आप फोर्स लगाते हो, खोलते हो और बंद करते हो, तो इस तरह टॉर्क इस पे है। तो वेक्टर सही है, ये लिख दिया है, आरपी से हम लोग ने बना लिया एल एम वी आर साइन थीटा। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन भी आप लोग याद कर लें पक्की, एल स्क्वायर एम टी माइनस वन होगी, वैसे निकालनी भी आनी चाहिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से, हम लोग ने चैप्टर 1 में किया था। द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज जूल सेकंड, जूल सेकंड यूनिट, यूनिट भी पूछ सकते हैं। अच्छा, डायमेंशन बहुत पूछते हैं इसकी। ठीक है, और ये वैल्यू दे के आपसे पूछ सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम बता दें, ऐसे मोमेंटम दिया हो पी और आर दिया हो रेडियस, और पूछें कि वो बता दें एंगुलर मोमेंटम, इस तरह भी आ सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम,
द लॉ ये क्या स्टेट करता था लॉ, द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज जीरो। नेट टॉर्क जैसे सारे जो टॉर्क्स मिल के अगर उसको सम करें, टोटल करें, तो उनका जो सम हो वो जीरो है, ठीक है। देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज कंजर्व, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व हो जाता है, मतलब वेस्ट नहीं होता। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व का मतलब ये होता है। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एंगुलर मोमेंटम का ये रिलेशन क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड टॉर्क। जितना आप टॉर्क प्रोड्यूस करोगे उतना एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा, सही है। मतलब बढ़ाओगे टॉर्क तो एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ेगा, और जब कम करोगे, डिक्रीज करोगे, तो एंगुलर मोमेंटम भी डिक्रीज होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया हमने पढ़ा था, डिफरेंट बॉडीज का डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। एंगुलर, अच्छा, इनर्शिया ये होता है कि जब आपको आप एक पोजीशन में बैठे हो और एकदम से आपको एक जो फोर्स पुल करे, झटका लगे, तो उसको कहते हैं इनर्शिया, ठीक है। जब अब कल एक मैंने पिक्चर देखी थी, उसमें एक कंटेनर था। अब मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ इनर्शिया क्या होता है, कि उसमें जैसे एक आगे इंजन होता है और ड्राइविंग सीट होती है एक ट्रक में, बहुत बड़ा ट्रक हो, और पीछे उसका कंटेनर होता है। तो कंटेनर में एक बहुत बड़ा स्टोन पड़ा था, पत्थर पड़ा था, लेके जा रहे थे वो लोग कहीं पे। तो जब उस ट्रक वाले ने ब्रेक मारी है, ठीक है, जब ब्रेक मारी है, कोई स्पीड में जा रहा होगा, तो स्पीड में जा रहा था, उसने ब्रेक मारी, अब वो स्टोन जो था, वो बड़ा सा पत्थर जो था, मतलब काफी बड़ा था, पूरे कंटेनर में वो सिर्फ पत्थर था, तो वो जब उसने ब्रेक मारी, तो वो ब्रेक की वजह से आगे उसको पुल हुआ। तो पुल हुआ तो वो सारा जो ट्रक का इंजन था, जहाँ पे ड्राइवर बैठे थे, वो सारा उस एक्सीडेंट हो गया, सारा वो खत्म हो गया, ड्राइवर भी खत्म, क्योंकि वो पत्थर जो था वो आगे आ गया। तो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया, उस पर लिखा हुआ था कि एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया। तो ये एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ये होता है। आप बस में बैठे हो, ऐसे ही जा रहे हो अपने, बैठे हो आराम से, एकदम से ब्रेक लगी, आपको झटका लगता है आगे की तरफ, तो ये इनर्शिया होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ द मास of particle and square of its perpendicular distance from axis of rotation। एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक तो मोमेंट ऑफ एक तो मास ऑफ द पार्टिकल हो गया m, और स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं बता देता हूँ तुमको। ये अगर पॉइंट मास हो, पॉइंट मास क्या होता है, ये पॉइंट और एक मास m, तो ये जो डिस्टेंस है ये r है और ये m, तो इसका पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे निकलेगा? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, सिंपल। अगर होलो सिलेंडर का आपको निकालना है, अब डिफरेंट बॉडीज का डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है। होलो बॉडीज हैं, होलो सिलेंडर है, इसका रेडियस होता है आर, ठीक है, और ये पूरा एम है। इसका ये एम था, एम में ग्रीन से बना, इसका ये एम था, इसका ये पूरा एम है, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका भी आई एम आर स्क्वायर ही होता है। अच्छा, अगर अब हो सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर कैसे बनेगा? ये सॉलिड सिलेंडर, यहाँ पे इसका आर ये है, ये आर है इसका, और ये सब एम है। एम क्या? मास, ठीक है ना, एम इसका ये पूरा मास है। इसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है, 1/2 आता है इसमें, एम आर स्क्वायर।
डिफरेंट बॉडीज का डिफरेंट मोमेंट अपने। सॉलिड स्फेयर हो, ये था होलो सिलेंडर। सिलेंडर का क्या मतलब है, मतलब पाइप, जैसे पाइप की एग्जांपल लेंगे, मतलब अंदर से खाली है, अंदर से खाली ये चीज पास कर सकती है। अब ये इन दोनों में डिफरेंस है, मैं बता रहा हूँ। ये सॉलिड स्फेयर है, इसके अंदर खाली जगह नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंस है। आर एम, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है सॉलिड स्फेयर का, 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर। ये लिख लें आप लोग अपने पास।